जी सर। सर अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी मुद्दे की तरफ, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का डिपोटेशन का मामला है। जैसा कि हमें पता है कि कल जस्टिस सूर्यकांत के डिवीजन बेंच के सामने जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के ह्यूमैनिटेरियन लॉयर हैं गोंसाल्विस जी हैं, उन्होंने प्ली फाइल करके बोला था कि देयर इज अ वी नीड टू कैंसल द डिपोटेशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स, जो भारत सरकार कर रही है। उन्होंने ये बोला कि अंडमान के वाटर्स में ले जाके जो मेन थे और औरतें थी, उन्हें लाइफ जैकेट्स के साथ ऐसे ही समुद्र के बीच में गिरा दिया गया। तो जो जस्टिस सूर्यकांत थे, उन्होंने बोला कि व्हाट इज द मटेरियल एविडेंस टू प्रूव दिस। तो उन्होंने ये फिर बोला कि फोन आया था वहां से, म्यांमार साइड से, तो देयर वाज नो मटेरियल एविडेंस टू प्रूव एज एंड दैट्स व्हाई जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी, उन्होंने डिसमिस कर दिया इस पिटीशन को। तो सर इस पे जो भारत सरकार कर रही है, आपको क्या लगता है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लॉज हैं भारत के खुद के, और जो पूरे वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे यूएन है, यूएनएचआरसी है, उन सबको लेके क्या कानून है? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार सच में उल्लंघन कर रही है? और सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली गई थी उनके डिपोटेशन को कैंसिल करने के लिए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? तो सर मैं इन सब दोनों दो क्वेश्चंस पे आपका व्यू जानना चाहूंगा। देखियो, मुझे लगता है कि यह एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था इंडिया को डिफेम करने को, भारत को डिफेम करने का, जी सर। जहां पर लोग असफल हुए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं ऐसे मौकों की तलाश में रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट से तो इन्हें ताड़ लग गई, सुप्रीम कोर्ट से तो इन्हें झाड़ पिला दी गई, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको एक मसाला मिल गया भारत के खिलाफ बोलने का, और वो अपनी हरकत में आ चुके हैं। तो ऐसे मामले जहां पर बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के अदालत के दरवाजे खटखटाए जाते थे, पहले की बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लोग इस तरह के करके और फिर उसको मीडिया में वही लूट करके जो है एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती थी। लेकिन यहाँ पर जब अदालत ने पूछा और इस तरह से झाड़ पिलाई, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि एक नैरेटिव तो फेल कर गया, लेकिन यह नैरेटिव की लिमिट तो भारत तक ही है ना। जो लोग यूएन में बैठे हुए हैं, जो लोग यूएनएचसीआर में बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट कमीशन में बैठे हुए हैं, उन लोगों को तो बस एक कंप्लेन ही चाहिए। और अगर आप खबरों को पढ़ेंगे तो उन खबरों में तो इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक काल्पनिक कहानी गढ़ दी गई है विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी सब्सटेंस, और उसको भारत को डिफेम करने की कोशिश हो रही है। तो हमारी एक जो कहते हैं कि थोड़ी सी ढुलमुल नीति होती है। हम सिग्नेटरी नहीं है यूएनएचसीआर के, ह्यूमन राइट के, लेकिन हमने ह्यूमन राइट में जो है कोऑपरेट किया है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ, और शायद इसी कोऑपरेशन का नतीजा है कि हम रोहिंग्याओं को यहाँ पर शरण दिए हुए हैं और उनके संरक्षण के लिए या उनके मानवीय सहायता के लिए जो भी आवश्यक हो रहा है कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के आरोप हमारे ऊपर जब लगाए जा रहे हैं तो निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह भारत के लोग ही शामिल हो रहे हैं ऐसी चीजों में। जी सर। सर मैं यहाँ पे एक एक जुड़ा हुआ सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जैसा आप बोल रहे हैं कि भारत संरक्षण दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी माना है सर इस प्ली के थ्रू भी और पहले भी कि रोहिंग्या मुस्लिम्स आर एलिजिबल फॉर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ जो है। तो आपको क्या लगता है कि भारत जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है या ऑर्डर है या व्यू है इस केस में, वो आर्टिकल 21 तो दे रहा है, लेकिन साथ में ये भी अलाउ कर दे रहा है कि वो डिपोर्ट हो सके, समुद्र के बीच में जाके फेंके जा सके विथ लाइफ जैकेट? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया सर दोनों के बीच में कि? एंड यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो गोंसाल्विस जी हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पे वॉर जोन है, आप जो भेज रहे हैं उन्हें, वो वॉर जोन में जाके गिर रहे हैं वहां पे जो रिफ्यूजी हैं। तो ये राइट टू लाइफ और वॉर जोन में भेजना या समुद्र के बीच में छोड़ देना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया सर आपस में दोनों? नहीं, ये कहां से आया, ये कहां एविडेंस कहां है? लिप सर्विस पे बातें नहीं हो सकती है ना। हम स्टूडियोज में बैठ करके अगर किसी ने कोई नैरेटिव गढ़ा है, उस नैरेटिव पे बैठ के बात नहीं कर सकते ना। सर ये आर्गुमेंट था गोंसाल्विस जी का, तो ये आर्गुमेंट था गोंसाल्विस जी का सर। कोर्ट आज की तारीख में, अगर अभी वक्फ वाली सुनवाई अगर आपने सुना हो, तो सर मेहता जी एक चीज बोल गए कोर्ट में संजीव खन्ना जी के सामने। अरे संजीव खन्ना जी कह रहे हैं गवई जी के सामने, कहे सर लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप बंद करवा देते तो ज्यादा जो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही खत्म हो जाती। क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो सब लोग जितने अपने पक्षकार हैं सबके सामने झंडा बुलंद करने के लिए कैमरे के सामने दिखना चाहते हैं कि देखो जी हम भी कोर्ट में खड़े हैं, हम भी बोल रहे हैं। बोलना किसी को नहीं है, बस दिखाना है कि कोर्ट में मैं बोल रहा हूं। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं तो उस बहस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई तथ्य रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, आपको एक नैरेटिव गढ़ना है।
क्यों? क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो लोग उसको देख रहे हैं, तो एक नैरेटिव आपने सुप्रीम कोर्ट में गढ़ दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो तो आप कट कर दोगे वहीं से। जितनी बातें आपको कहनी थी आपने कह दिया। आपने भी देखा होगा बहुत सारे डिबेट के ऐसे इससे आते हैं टीवी पे, जिसमें कि एक पक्ष कहता है और दूसरे पक्ष वाला, जब पूरा वीडियो आप देखेंगे, एक प्रधानमंत्री जी का वीडियो था जिसमें किसी को वो फूल दे रहे हैं और आधे पे वो वीडियो काट दी जाती है जिसमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगले का फूल रिफ्यूज कर रहे हैं, जबकि अगले सेकंड के वीडियो में है कि वो फूल प्रॉपर ले करके नमस्कार उसे करते हैं। तो इस तरह जी से बिल्कुल। नैरेटिव पढ़ने वाला जो फार्मूला है कि सुप्रीम कोर्ट आप गए, पिटीशन में आपने आर्गू कर लिया, पिटीशन डिसमिस हो गई, डिसमिस वाला पोर्शन तो आपने कट कर दिया, आपने जितना वहां पे भूखा है उसी को नैरेटिव गढ़ करके विदेशों में दिखाएंगे, देखो जी मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब बातें कही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया भैया आप कुछ तथ्य तो लेके आओ। अब बिना तथ्य के अगर हम आप कुछ उस पर कहें तो जो चीज कहते हैं ना कि बिना तथ्यों के बात करना शायद हम अधिवक्ताओं के लिए या मीडिया जगत के लिए भी एक स्वस्थ परंपरा नहीं होगी। जी सर, बिल्कुल। सर मैं यहाँ एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली चल रहा था इस मैटर का, तो इसमें यहाँ पूछा गया कि फ्यू जो हमारे फंडामेंटल राइट है कुछ, वो फॉरेनर्स को अप्लाई होते हैं। तो सर इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं कि जो आप अगर भारत के नागरिक नहीं हो फिर भी यू आर एलिजिबल फॉर दोज राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट आपको आके उसमें मदद करेगी, दे विल एक्ट एज योर गार्ड इफ योर सच फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो फॉरेनर्स के केस में हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सर जो हैं वो फॉरेनर्स पे अप्लाई होते हैं? देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां भी वर्ड यूज कर दिया एवरी सिटीजन, जहां पे वर्ड सिटीजन यूज है जी वहां सर। पर वह केवल एक्सक्लूसिव है भारत के नागरिकों के लिए, और जहां पर पर्सन यूज है वहां पर भारतीय नागरिक भी हो सकता है, विदेशी नागरिक भी हो सकता है, और लीगल एंटिटी भी हो सकती है, कारपोरेट बॉडी भी हो सकती है। तो जैसे आर्टिकल 14 है, 14 सभी के लिए अवेलेबल है, जी 21 सर। है वो सभी के लिए है, लेकिन जो ये 15 है, आर्टिकल 16 है, ये सारे भारत के नागरिकों के लिए ही केवल उपलब्ध है, बाकी आम जनता को मतलब पब्लिक एट लार्ज सभी को अवेलेबल नहीं है। तो जहां जहां पे लिखा गया है कि नागरिक लिखा है वह केवल प्रावधान जो है हमारे भारत के नागरिकों को अवेलेबल है, और जहां पे इस तरह की बात नहीं लिखी है वह पूरी दुनिया के लिए खुले हुए हैं। जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। मेरा अगला सवाल ये है सर कि यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, इन्हें जो कभी कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलना चाहिए अगेंस्ट द डिपोटेशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स। और इन्होंने एक पुराने जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आई थिंक 2020 या 21 का है, उसमें उन्होंने कोट किया कि जो भारत सरकार ने उस समय अपना आर्गुमेंट रखा था कि दे आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी एक आर्गुमेंट था। तो क्या आपको लगता है कि किस मायने में एस जी तुषार मेहता का ये जो नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट है किन किन पॉइंट्स पे वैलिड है? और अगर नेशनल सिक्योरिटी के आर्गुमेंट्स को रखकर आपको नहीं लगता सर कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रोटेक्टर ऑफ एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है एंड उसको एब्डिकेट नहीं किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा? तो दोनों में एक विरोधाभास नहीं है सर? आपको क्या लगता है इस पे? देखिए अगर हम रोहिंग्याओं की बात करें तो इसमें दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जी वो सर। रोहिंग्या हैं जो प्रॉपर रिफ्यूजी कार्ड लेकर के भारत में रह रहे हैं, तो इनके ऊपर पूरी बाध्यताएं हैं कि इनकी सारी डिटेल भारत सरकार के पास है, नियम के हिसाब से इनको रहना है, इनसे कोई दिक्कत भारत सरकार को भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो आता है भारत में घुसपैठ करता है और छद्म नामों से आधार कार्ड बनवाता है, पैन कार्ड बनवाता है, या एक तरह से कहें कि हमारे जो भारत के आम नागरिक हैं उनके अधिकारों को छीनता है। यूएन के कार्ड पे जो लोग आए हुए हैं उनको फ्रॉम द डे वन पता है हम यहाँ रिफ्यूजी हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में आ रहा है, घुसपैठ के थ्रू आ रहा है, वो भारत का नागरिक बनने की कोशिश कर रहा है। तो जो व्यक्ति भारत का नागरिक है नहीं और भारत का नागरिक बनने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली दिस इज ए थ्रेट। आप विदेशी फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो कर रहे हैं। हाँ, फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और एक ऐसे मुल्क के आप नागरिक हो जिसका भारत के प्रति कभी भी ऐसा लगाव नहीं रहा जैसा कि हमने कभी अपने पड़ोसी मुल्कों जैसे नेपाल और भूटान के साथ देखा है। आखिर नेपाली अभी एक ट्रक भर के, दो ट्रक भर के, ट्रेन भर के भारत में आ जाए, भारत में कोई सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि उन्हें पता है कभी वो भारत की संप्रभुता भी किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन
भूटान का नागरिक आ जाए, भूटान में भारत के लोग चले जाएं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, न वहां की सरकार सवाल पूछती है, ना हमारे यहाँ की सरकार सवाल पूछती है। लेकिन जब एक देश जिसके हिसाब किताब से हमें अभी तक अपने देश के लिए एक समस्या ही खड़ी रही है, और वह देश जो भारत के ही कहें कि प्रयासों से कहीं जन्म ले पाया, तो उसके नागरिक जब भारत में आकर के छद्म नाम से घुसने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही वो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए एक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और अदालत भी इस पक्ष को समझ रही है, और शायद इसीलिए अब अदालत का रुख जो है थोड़ा सा पहले से बदला हुआ है। जो आपने जजमेंट कहा था कि पढ़ने का राइट है, एजुकेशन का राइट है, आज अदालत उस पक्ष से आगे चली गई है। अदालत का साफ साफ कहना है जो रिफ्यूजी है उसको तो जाना पड़ेगा भाई। जी, उन्होंने क्लियरली बोला कि बस आर्टिकल 21 है, उसके अलावा और कोई ज्यादा आर्टिकल नहीं है आपके पास। सर मैं यहाँ ये भी एक समझना चाहूंगा कि कल थोड़ा बहस टाइप हो गया था, जो गोंसाल्विस जी हैं और जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोई आर्गुमेंट कोट करना चाहा, कोई प्रीवियस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि इफ यू थिंक दैट आई डोंट नो दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, देन प्लीज गो अहेड एंड रीड दैट। तो इस तरह का जो बैंटर होता है सर बार और बेंच के बीच में, इतना सेंसिटिव मैटर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला है, तो आपको नॉर्मली जो सीनियर लॉयर है बस वही कर पाते हैं कि नॉर्मल काफी कॉमन चीज होता है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट जज को डायरेक्टली कन्फ्रंट करना इन सब मामलों में उन्होंने एक दो मौकों पर किया। अगर आप पूरा वाकया पढ़ें कल का जो हुआ है, तो उसमें एक दो मौकों पर कन्फ्रंट किया है जस्टिस सूर्यकांत को गोंसाल्विस जी ने। तो ये सर कितना कॉमन होता है सुप्रीम कोर्ट में, और कितना रेगुलर इवेंट है एक बैंटर बिटवीन सुप्रीम कोर्ट जज एंड आर्गुइंग सीनियर काउंसिल। देखिए, है क्या कि अनुभव का सम्मान होता है, सीधी सी बात मैं कहूँ। जी अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं होती है कि किसी के प्रभाव में न्यायाधीश आए, सीधी सी बात है। और एक जो स्वस्थ परंपरा बनी है इधर कई सालों से, कि आज की तारीख में आप कितने भी बड़े सीनियर एडवोकेट हों, अगर आपके फाइल में दम नहीं है तो अदालत आपको कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। आप सीनियर हो जूनियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मुझे याद है कि कई, अब जजों का नाम क्या लेना, वो लोग जूनियर लॉयर्स को भी इतना प्रमोट करते हैं, और कभी कभी लॉयर बोल भी नहीं पाता है, वहां भी कोर्ट में कहते हैं अच्छा आप आर्ग्यू करिए। कभी कभी तो ऐसा हुआ है, पास ओवर लेने के लिए सीनियर एडवोकेट ने भेजा है जूनियर को कि जाओ भाई पास ओवर ले लो, मैं आ रहा हूँ मैटर में, और वहां कहते हैं कि यू आर्ग्यू मिस्टर काउंसिल, यू आर्ग्यू, यू हैव द ब्रीफ, यू जस्ट आर्ग्यू द केस, हम रेडी हैं सुनने के लिए, आप सीनियर को वेट कर रहे हो। तो इस तरह से अदालत हमेशा कोऑपरेट करती है, खासकर नए यंग जनरेशन को, और बड़े अधिवक्ताओं का जिनका अनुभव है उसका भी सम्मान रखती है। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर आप सिर्फ ये सोच के आते हो कि मैं एक सीनियर एडवोकेट हूं, मेरी वरिष्ठता के नाते ही मेरे मैटर्स में मटेरियल ना होने के बावजूद भी अदालत पर किसी तरह का दबाव बना लूंगा, तो शायद यह आपकी गलतफहमी है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स को भी बहुत बुरी तरह से अदालत झाड़ती है। क्यों? क्योंकि जब आपके फाइल में मटेरियल नहीं होगा तो आपको इंटरटेन करने वाली नहीं है अदालत। वो जमाना अलग गया जब दो चार नाम होते थे जिसके प्रभाव में अदालत आया करती थी कभी कभार। जी सर। सर मैं एक चीज और यहाँ पे, जो जैसा आपने बोला कि अगर आपके पास मटेरियल एविडेंस नहीं है, तो कल इस केस में भी यही हुआ कि जो जस्टिस सूर्यकांत है वो ये पूछते रह गए कि आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्हें अंडमान निकोबार के समुद्र के बीच में फेंका गया है, या फोन कॉल आया था, तो वो कुछ एविडेंस दे नहीं पाए थे। तो आप, एंड फाइनली द जस्टिस सूर्यकांत ने उन्होंने ये बोला कि यू हैव अ वेरी वेल क्राफ्टेड स्टोरी विदाउट एनी सब्सटेंस। तो सर इसमें क्या जो रोहिंग्या मुस्लिम्स को आप कोई एक पर्टिकुलर लॉबी सर क्यों बचाने की कोशिश कर रही है, कि जो भारत में उन्हें रखने के लिए क्यों इतना बेचैन है कि वो भारत में ही रहें? क्योंकि अगर हम देखें तो उनके जो म्यांमार से रखीने जो एरिया है म्यांमार का, वहां से यहाँ है रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो इन्हें कोई मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम देश रखने को तैयार नहीं है। तो फिर हम एज अ नेशन, गिवन दैट वी हैव अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आल्सो फ्रॉम देम, why we see some lobbies arguing in Supreme Court for them to stay in India? आपको सर इस पे क्या व्यू है? इस पे जो स्याही लगती है, इस पे जो स्याही लगती है ना,
इसी का सारा जी खेल सर। है। जिसने आधार बनवाया है कोई प्रेम में उनके लिए नहीं बनवाया है, या उनका जन कल्याण करने का नतीजा मन नहीं था कि चलो आधार दिलवा दें, राशन कार्ड दिलवा दें, गरीब है 3 रुपए किलो का अनाज मिलेगा। नहीं जी, उसका सिर्फ एक पर्पज था, खाओ पियो वोट दो। एक मुफ्त में दोगे भैया, थोक का माल जहां मिलेगा वहां सारे लोग जाएंगे। आप अगर हिंदू कम्युनिटी में या बाकी कम्युनिटी में जाओगे तो 10 जातियों में बटे हुए हैं, 100 जातियों में बटे हुए हैं, कोई एक पार्टी को वोट दे रहा है, कोई बी पार्टी को वोट दे रहा है, कोई सी पार्टी को दे रहा है। और रोहिंग्या जहां बल्क में आए हुए हैं, वो कहेंगे जी हमने आपका आधार बनवाया है, आप हमारी पार्टी को वोट दो। वो कहेंगे ठीक है जी, आप हमारा राशन कार्ड भी बनवा दो, कल को हमारा पासपोर्ट भी बनवा दो, अगले लोकसभा में हम पासपोर्ट के लिए आपको वोट कर देंगे। तो इकट्ठे वोट मिलेंगे। तो आखिर कुछ तो कारण है कि ये पार्टी जो है इतना, मतलब कहें नरसंहार होने के बावजूद सत्ता में पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। बिल्कुल। तो जिसके पास वोट की पावर है उसकी पूछ तो हमेशा ही रहेगी। जी सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे जो संदीप मिश्रा जी इन्होंने उन्होंने हमारे साथ 3 मुद्दों पर डिस्कस किया और पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे वीक में। नेक्स्ट वीक जो अगला सप्ताह होने वाला है वो भी काफी हैपनिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो वक्फ मैटर आने वाला है ट्यूसडे को। और काफी 2-3 और इंपॉर्टेंट मैटर भी हैं। फिर से हम हो सकेंगे तो जुड़ेंगे संदीप मिश्रा जी के साथ और समझेंगे कि क्या लीगल एंगल्स थे, क्यों किस तरह के आर्गुमेंट हुए, तो आखिर क्यों हुए, जैसा हमने आज किया है। तो इसी तरह बने रहिए लॉ चक्रा के साथ। हमारा यूट्यूब चैनल आप देखिए, वी हैव आवर ओन वेबसाइट lawchakra.in, आप वहां भी लीगल अपडेट हमें फॉलो कर सकते हैं। वी यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर। संदीप मिश्रा सर, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस एंड एक्सप्लेनिंग सो नाइसली एवरीथिंग। तो ग्रेट प्लेजर, ग्रेट अब प्लेजर। अलविदा कहते हैं। थैंक यू सर। तो अलविदा कहते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।